Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of geography. Dear students, the chapter which is going on is industries. Industries, and we are comparing different industries of the world to industries of India. So in first period, we discussed about iron and steel industry of India and USA. So in India, we had taken Jamshedpur as a iron and steel manufacturing center, to Pittsburgh, which is in USA, as iron and steel manufacturing center. In this period or in this class, we will discuss about cotton and textile industries. And for cotton and textile industries, we have taken Ahmedabad, which is in Gujarat, India, and Osaka, which is in Japan. So, dear students, please open your book. Chapter is Industries, Comparing Studies or Comparative Studies. That is the name of the chapter. So, let's start chapter Industries. And today we will discuss about cotton and textile industry. So, industries, comparative studies, and this is cotton and textile industry. So, for comparison, we have taken Ahmedabad, which is in Gujarat, India, and then Osaka, which is in Japan. So, first of all, we will talk about Ahmedabad. So initially the cotton textile industry in India was set up in Maharashtra. सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में महाराष्ट्र में सेटअप हुआ और मुंबई जो कि उस समय बॉम्बे था. सो मुंबई वाज द लार्जेस्ट सेंटर. मुंबई सबसे बड़ा सेंटर था. लेटर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन अहमदाबाद इन गुजरात. तो सबसे पहले कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ स्टार्ट किया, कहाँ सेटअप किया? महाराष्ट्र में. उसके बाद मुंबई जो था दैट वाज द लार्जेस्ट सेंटर. बाद में ये कहाँ शिफ्ट हुआ? अहमदाबाद में. वहां पे डेवलप होने लगा अहमदाबाद विच इज इन गुजरात. और द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1859. जो सबसे पहला सक्सेसफुल कॉटन मिल जो एस्टेब्लिश हुआ वो 1859 में एस्टेब्लिश हुआ. एंड इट सून बिकेम द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन इंडिया आफ्टर मुंबई. और कुछ ही समय में ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया मुंबई के बाद. तो अहमदाबाद में जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सेटअप हुआ और उसका जो डेवलपमेंट रहा वो बहुत शानदार रहा. तो सबसे पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद दैट वाज इन 1859. उसके बाद देखो अहमदाबाद इज आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. तो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ अहमदाबाद showed more growth than once in Mumbai due to following reasons. तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसने अहमदाबाद में ज्यादा ग्रोथ, मुंबई से भी ज्यादा ग्रोथ क्यों दिखाया? उसके बहुत सारे रीजन हैं. तो चलो उस पर डिस्कस करें. लैंड रेंट एंड वेजेस वर हाई इन मुंबई. देखो मुंबई से ज्यादा अहमदाबाद में इस इंडस्ट्री के ग्रो करने का बड़ा कारण क्या था कि मुंबई में लैंड रेंट और वेजेस लेबरर्स के वो बहुत हाई थे. उसके बाद मुंबई जो है वो कंज्यूमिंग सेंटर, जहां पे ये कॉटन टेक्सटाइल कंज्यूम होता है, उस कंज्यूमिंग सेंटर से बहुत दूरी पे था. सो मुंबई वाज लोकेटेड एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द कंज्यूमिंग सेंटर्स. उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया helped the new areas
to collect raw materials and distribute the finished goods easily. एक और क्या फायदा हुआ कि रेलवे का डेवलपमेंट हुआ। रेलवे का डेवलपमेंट इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी हुआ। उसका बड़ा फायदा क्या हुआ कि अब नए एरियाज से रॉ मटेरियल्स कलेक्ट होने लगे और जो फिनिश्ड गुड्स थे वो इजिली इंडिया के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ रेलवे के डेवलपमेंट का। उसके बाद चीप लेबर कॉस्ट्स इन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखा, मैंने कहा कि लेबर कॉस्ट मुंबई में बहुत ज्यादा था, लेकिन इंडिया के जो इंटीरियर पार्ट्स में थे वहां पे लेबर्स वर अवेलेबल एट चीप कॉस्ट। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि मुंबई के अलावा बाकी जगहों पे, खासतौर से अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल बहुत तेजी से ग्रो किया। So the factors favorable for the development of cotton textile industry in Ahmedabad। आखिर अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इतना डेवलप क्यों हुआ? कौन से फैक्टर्स थे जो बहुत फेवरेबल थे इस इंडस्ट्री के? तो आप सबसे पहले जानो कि अहमदाबाद इज लोकेटेड नियर द कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट ऑफ इंडिया। अहमदाबाद इंडिया के कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट के बिल्कुल पास में है, इसलिए यहां पर ये ग्रो किया ये इंडस्ट्री। फिर अहमदाबाद सिचुएटेड इन द प्लेन्स प्रोवाइडेड स्कोप फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द कॉटन मिल। अहमदाबाद जो है वो प्लेन्स में सिचुएटेड है। इसका क्या फायदा हुआ कि कॉटन मिल्स को फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वो प्लेन्स में था ना, अहमदाबाद प्लेन्स में है, तो उसका फायदा क्या हुआ कि ये ऐसा माना गया कि वहां पर इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराना, डेवलप कराना, एस्टेब्लिश करना, एक्सपेंड करना वो इजी होगा। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर which provides sufficient fresh water। अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, इसलिए फ्रेश वाटर की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। So that's why we can say that this is also very important factor। So Ahmedabad is located on the bank of the Sabarmati river which provides sufficient fresh water। Then humid climate favors spinning and weaving। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं स्पिनिंग और वीविंग, तो ह्यूमिड क्लाइमेट इसको बहुत फेवर करता है और गुजरात का टेम्परेचर ऐसा ही है। चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज रीडली अवेलेबल। अहमदाबाद में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो रीडली अवेलेबल था। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना कि वहां पे इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र, आपको पता है कि डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं इंडिया के, वहां से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर्स जो थे वो चीप प्राइस में या चीप आप कह सकते हैं कॉस्ट में अवेलेबल थे। So availability of cheap skilled and semi-skilled laborers from the densely populated states of Gujarat and Maharashtra, that is also a big factor। After that, well-developed rail and road network help in easy transportation of finished goods to carry other parts of the country। वहां पर जो रेल नेटवर्क है और रोड नेटवर्क है वो वेल डेवलप्ड है। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा हुआ कि वहां से फिनिश्ड गुड्स को इंडिया के किसी भी पार्ट में आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। तो ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जितने मैंने फैक्टर्स बताए, दोज आर द फैक्टर्स विच हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद, गुजरात। After that, look, since the last 2 decades, the cotton textile mills in Ahmedabad are facing some problem। अगर पिछले 20 years की बात करूं तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो अहमदाबाद में अब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और उससे उसका क्या साइड इफेक्ट आया? उसका साइड इफेक्ट ये आया
कि कई सारे जो मिल्स हैं वहां पे बंद हो गए हैं। तो आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है और क्यों कुछ मिल्स जो हैं या सेवरल मिल्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं? तो ऑब्सोलीट मशीनरी, देखो जितने भी मशीनरी वो इस समय यूज कर रहे हैं कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स में, वो अपग्रेडेड नहीं है, वो पुराने मशीनरीज हैं और दुनिया बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, बहुत सारे नए नए मशीनरीज बने हैं। तो ये एक बड़ा रीजन है। लैक ऑफ फंड्स फॉर अपग्रेडेशन, वो अपने पूरे सिस्टम को, पूरे यूनिट को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके अपग्रेडिंग का खर्च जो है, एक्सपेंस वो ज्यादा है और इनके पास फंड की कमी है। सो लैक ऑफ फंड्स फॉर अपग्रेडेशन, दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम। एक और चीज है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सिंथेटिक फैब्रिक्स। एक और चीज आई है कि अब जो है सिंथेटिक फाइबर की या सिंथेटिक फैब्रिक्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई। तो जब सिंथेटिक फैब्रिक्स की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली कॉटन की डिमांड कम होगी, ये भी एक बड़ा कारण है। तो वो तीन जो कारण मैंने बताए, ऑब्सोलेट मशीनरी, लैक ऑफ फंड्स फॉर अपग्रेडेशन, increasing demand for synthetic fabrics, these are the problems which the cotton and textile industry facing in Ahmedabad। उसके बाद जो दूसरा हमने लिया है कॉटन एंड टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर, वो है ओसाका, जापान। हम इसी को अहमदाबाद से कंपेयर करेंगे। So the textile industry played a major role in the industrialization of Japan, especially after the Second World War। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसने जापान में बहुत मेजर रोल प्ले किया। जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज के सेटअप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जो वहां का जो द हैंशिन एरिया है, जिसमें ओसाका, कोबे एंड क्योटो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन है जापान के। मैं फिर से कह रहा हूं, द हैंशिन एरिया। तो हैंशिन एरिया में क्या क्या है? ओसाका है, कोबे है और क्योटो है। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन है जापान के। एंड इट्स इंपॉर्टेंस इज नेक्स्ट ओनली टू द नोबी प्लेन अराउंड नगोया। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नगोया का जो नोबी प्लेन है, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं जापान के। देखो जापान ने पहले क्या किया, इसने स्टार्टेड एज ए लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, इसने लो कॉस्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। सिंस देन बोथ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हैव राइजन स्टीडली। फिर क्या हुआ? बोथ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई और गुड्स की क्वालिटी भी जो है वो बढ़ गई, बेहतर हो गई। तो ये बहुत तेजी से बढ़ा वहां पे। और जो रियल प्रोग्रेस हुआ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ये स्टार्ट हुआ 1877 के बाद से, when a large number of textile mills were established in and around Osaka, which is situated near the coast। 1877 के बाद क्या हुआ कि बड़ी संख्या में a large number of textile mills, बड़ी संख्या में जो टेक्सटाइल मिल्स थे वो ओसाका के आसपास स्टेब्लिश होने शुरू हो गए, जो कि कोस्ट के पास में है। ओसाका जो है वो कोस्टल सिटी कह सकते हैं, कोस्ट के पास में है, बहुत किनारे भी नहीं लेकिन कोस्ट के पास में है। So the textiles made from imported raw materials became Japan's major industry। तो जो टेक्सटाइल अब वहां बनने लगा, जिससे पहले वो रॉ मटेरियल जो हैं वो इंपोर्ट करते थे, दूसरे देशों से अपने देश में मंगाते थे। तो उससे जो उन्होंने टेक्सटाइल बनाना शुरू किया, वो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जो है जापान की मेजर इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। आफ्टर दैट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, nearly 80% of the cotton textile industry was destroyed।
सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 80% कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था जापान में। हाँ, ये जरूर है कि इट वाज सून रिहेबिलिटेटेड ऑन मॉडल लाइंस, उसको दोबारा इस्टेब्लिश किया गया और अब जो इस्टेब्लिश किया गया वो ज्यादा एडवांस था, वो मॉडर्न लाइन पे इस्टेब्लिश किया गया। The development of the spinning machine and the automatic loom gave a boost to the growth of the cotton textile industry। कुछ जो इन्वेंशन हुए ना उसका बड़ा फायदा हुआ। कौन कौन सा? जैसे स्पिनिंग मशीन, ऑटोमेटिक लूम, इन दोनों ने क्या किया कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ दिया, बूस्ट कर दिया, और कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर अपने पुराने जो है, जो आप कह सकते हैं गोल्डन एरा में चला आया। तो बहुत सारे इन्वेंशंस हुए इस तरह से। अब क्या हुआ कि ओसाका बिकेम द लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एंड दस केम टू बी नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का लीडिंग सेंटर हो गया और ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा गया। जिस तरह से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया, उसी तरह से ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा गया। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश्ड हियर ड्यू टू द फॉलोइंग जियोग्राफिकल एडवांटेज। अब क्वेश्चन ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका में इतना फ्लरिश क्यों किया, आखिर ऐसा क्या रीजन था? तो जो जियोग्राफिकल एडवांटेजेस हैं मैं वो आपको बताता हूं। देखो, ओसाका सिचुएटेड इन द प्लेन प्रोवाइडेड स्कोप फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द टेक्सटाइल मिल। जिस तरह से अहमदाबाद प्लेन में सिचुएटेड था, उसी तरह से ओसाका भी प्लेन में सिचुएटेड था। और इसका क्या फायदा हुआ कि फ्यूचर में स्कोप दिखा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, खासतौर से टेक्सटाइल मिल्स को। ये एक बड़ा फैक्टर था। फिर वहां का जो क्लाइमेट था ना, वो वार्म और ह्यूमिड था। और आपको पता है, मैंने पहले ही बताया अहमदाबाद वाले केस में कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो बहुत फेवरेबल है। तो अगर कहीं का क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड है तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, खासतौर से स्पिनिंग और वीविंग को बहुत सपोर्ट करता है। ओसाका, situated on the coast, has the ideal location for the import of raw materials and the export of finished goods। देखो, ओसाका जो है वो कोस्ट पे सिचुएटेड है, तो अगर कोई सिटी कोस्ट पे सिचुएटेड है तो वहां पर उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बड़ा फायदा होगा। यानी अगर उसको रॉ मटेरियल की जरूरत है तो वो आराम से इंपोर्ट हो जाएगा वाटरवेज से, और इवन अगर उसको फिनिश्ड गुड्स को सेल करना है तो वो इजी वहां से एक्सपोर्ट कर सकता है। तो एक बड़ा फायदा है कि ओसाका जो था, ओसाका इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट। आफ्टर दैट the region is located near the coal fields and water power resources। ओसाका जो है ना वो कोल फील्ड्स के पास लोकेटेड है, वहां पे वाटर पावर रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि वहां पे कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है फ्लरिश हुआ। चीप लेबरर्स की वहां पे अवेलेबिलिटी बहुत बेहतर है, लेबरर्स की कोई कमी नहीं, लेबरर्स की कोई कमी नहीं है एंड दे आर एट चीप कॉस्ट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबरर्स। उसके बाद योडो रिवर है वहां पर, तो सफिशिएंट फ्रेश वाटर अवेलेबल है, वहां पे फ्रेश वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने अहमदाबाद के केस में बताया था कि साबरमती वहां पर रिवर है और वहां से उसको सफिशिएंट फ्रेश वाटर सप्लाई हो जाता है। उसी तरह से ओसाका के पास योडो रिवर है जहां से उनको फ्रेश वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यू एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीनरी along with efficient organization made the industry profitable। नए और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनरी की वजह से, साथ में जो वहां का ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन था, इन दोनों ने इस इंडस्ट्री को ज्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया। और जो सबसे बड़ी बात, नियरनेस टू मार्केट, तो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो फिनिश्ड गुड्स के लिए बहुत बड़े मार्केट थे। तो ये बहुत फायदा हुआ कि उनके फिनिश्ड गुड्स के लिए एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज बड़े मार्केट के रूप में थे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ओसाका में
कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो किया, बहुत तेजी से डेवलप किया। At present, the cotton textile industry in Osaka is fully dependent on imported raw materials. आज के डेट में ओसाका जो है वो टोटली रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री वहां पे डेवलप नहीं करेगी, वहां पे प्रोडक्शन बेहतर नहीं हो पाएगा। तो जो सुपीरियर क्वालिटी का कॉटन है इज इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, यूएसए, चाइना एंड इंडिया। जो सुपर क्वालिटी का जो कॉटन है वो जापान, इजिप्ट, यूएसए, चाइना और इंडिया से मंगाता है। द स्पिनिंग एंड वीविंग ऑपरेशंस आर डन इन सेपरेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स। देखो, स्पिनिंग के लिए उन्होंने, स्पिनिंग ऑपरेशंस के लिए उन्होंने एक इंडस्ट्रियल यूनिट बनाया है और वीविंग ऑपरेशंस के लिए दूसरा इंडस्ट्रियल यूनिट बनाया है। तो स्पिनिंग एंड वीविंग बोथ द ऑपरेशंस आर डन इन सेपरेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हाँ, यह है कि द स्पिनिंग मिल्स आर लार्जर देन द वीविंग मिल्स। वहां पे जो स्पिनिंग मिल्स के जो यूनिट है ना, इंडस्ट्रियल यूनिट, वो बहुत बड़े हैं, वो वीविंग मिल्स से ज्यादा बड़े हैं। So low prices and high quality are the most important features of the cotton textile industry in Osaka as well as in Japan. Low prices and high quality यानी वहां के जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटी बहुत हाई है, उसका प्राइस बहुत कम है। ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हैं ओसाका के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और इसीलिए इसने बहुत फ्लरिश किया सिंस द लास्ट 20 ईयर्स। अब क्या है कि पिछले 20 ईयर्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका इज ऑन द वर्ड्स ऑफ डिक्लाइन। मैंने यही चीज अहमदाबाद के बारे में भी कहा था कि पिछले 20 ईयर्स से, सिंस लास्ट 2 डेकेड्स, वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। यही हाल ओसाका का भी है। ओसाका में भी लास्ट 20 ईयर्स से क्या हो रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो डिक्लाइन कर रही है। एंड दीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय हैवी इंडस्ट्रीज। और उसकी जगह वहां पे क्या इस्टेब्लिश हो रहे हैं? हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये इंडस्ट्रीज वहां पर ज्यादा से ज्यादा सेटअप हो रहे हैं और कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन कर रही है, बिल्कुल अहमदाबाद की तरह। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, दैट वाज cotton and textile industries, and we compared two different manufacturing, cotton and textile manufacturing unit of the world. One is Ahmedabad, which is in India, and another one is Osaka, which is in Japan. So that's all for today. And dear students, when I will come in next class for this chapter, then we will discuss about another industry, that is information and communication technology. So please read all the topics carefully. Till then, thank you and have a nice day.